स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार सरकार ने जमीन और जमाबंदी रिकॉर्ड को सही करने के लिए शनिवार से यानी कि कल 16 अगस्त से ही विशेष राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है। जी हाँ, कल से ही। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। इस खबर को आज लगा करके 3 बार आपको दी जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम खबर है आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि अपने बिहार में जमीन से संबंधित समस्याएं, झगड़े, जो लफड़ा होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी को लेकर ये खबर बार बार दी जाती है आपको। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान राजस्व विभाग की अलग अलग टीम घर घर जाकर के लोगों के जमीन से संबंधित कागजातों की जांच करेगी और जरूरी सुधार की प्रक्रिया पूरी करेगी। यानी कि कोई जमीन का झगड़ा है, कोई विवाद है जमीन से जुड़े हुए, तो अधिकारी आपके घर जाएंगे इस विवाद को खत्म करने के लिए। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि सभी आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखें वरना परेशानी हो सकती है। अभियान के दौरान जिले और प्रखंड स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। हर शिविर में 10 टेबल, 10 विशेष सर्वेक्षण लैपटॉप और फिर इंटरनेट डोंगल उपलब्ध रहेंगे। वहीं पर मौके पर ही आवेदन की प्राथमिक एंट्री की जाएगी। नामांतरण और फिर बंटवारे के आवेदन म्यूटेशन प्लस पोर्टल पर और सुधार से जुड़े हुए आवेदन परिमार्जन प्लस पोर्टल पर दर्ज होंगे। वहीं पर इस महाअभियान के तहत ऑनलाइन जमाबंदी में मौजूद गलतियों को दूर किया जाएगा। वहीं पर छूटे हुए रिकॉर्ड की डिजिटलाइज किया जाएगा और उत्तराधिकार या फिर संयुक्त संपत्ति से जुड़े हुए नामांतरण आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जब विभाग की टीम लोगों को घर घर जाकर के जमाबंदी की कॉपी और आवेदन फॉर्म भी उपलब्ध कराएगी। जरूरी दस्तावेजों में मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, खाता खेसरा। आपको बता दूं कि मृत्यु प्रमाण पत्र यदि जमीन पूर्वजों के नाम है तो लगेगा। वहीं पर वंशावली, खाता खेसरा और फिर रकबा की जानकारी देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ दस्तावेजों का सत्यापन और फिर जमा करने की सुविधा शिविरों में उपलब्ध रहेगी। वहीं पर आपको बता दूं कि सरकार ने घोषणा की है कि इस महाअभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और फिर जनप्रतिनिधियों को अंचल, जिला और फिर राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों 65 लाख लोगों का डाटा देने में चुनाव आयोग का पसीना छूट गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो नाजुक नस होती है वो दबा दी चुनाव आयोग की। दरअसल बात है कि बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम पूरी जानकारी के साथ 19 अगस्त तक सार्वजनिक करने पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सहमति तो दे दी है, लेकिन अब ये डाटा जुटाने में उसे पसीना छूट रहा है। जब आयोग को ऐसे लोगों के नाम, पता, वर्तमान स्थिति और फिर लिस्ट से हटाए जाने का कारण न सिर्फ अपने वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना है, बल्कि बीएलओ दफ्तर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में इश्तेहार के जरिए भी सार्वजनिक करना है। आपको बता दूं कि बिहार में जारी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा था कि वे वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम और फिर उन्हें हटाए जाने का कारण सार्वजनिक करेगा। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने बताया था कि ये सूची बूथ स्तर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पहले से ही उपलब्ध कराई जा चुकी है और फिर अब ये लिस्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन 65 लाख लोगों के नाम साल 2025 के मतदाता सूची में शामिल थे मगर ताज़ा मसूदा सूची में नहीं है, उनके नाम प्रत्येक जिले के निर्वाचन अधिकारी और फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर क्यों नहीं है, जबकि लिस्ट बुधवार तरीके से प्रदर्शित करनी चाहिए, जिसमें वोटरों के ईपिक नंबर भी होना चाहिए और फिर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने का कारण भी दिया होना चाहिए। वहाँ पर इसके अलावा प्रत्येक बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा संबंधित पंचायत भवनों, खंड विकास कार्यालयों में नोटिस बोर्ड पर बाहर रखे गए मतदाताओं की बुधवार सूची कारण सहित प्रदर्शित की जानी चाहिए थी, ताकि जनता की उन तक पहुँच हो सके। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों का डाटा एकत्रित करने में दिन रात एक कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें 28 लाख लोगों के नाम तो मौत के बाद भी दर्ज होने की वजह से लिस्ट से हटाए गए हैं। इनके नाम और फिर कारण सूची में दर्ज करने में चुनाव आयोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है, लेकिन बचे हुए 37 लाख लोगों के नाम के साथ हटाए जाने के कारण का जिक्र करना आयोग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसके लिए आयोग ने बूथ स्तर पर सूची अपडेट करने का काम किया है, लेकिन उन जिलों में सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रही है जिनमें हटाए गए लोगों की संख्या लाखों में है। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या 16 से ज़्यादा है, जिनमें 1 या फिर 2 लाख से ज़्यादा लोगों की सूची से बाहर किया गया है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाए गए लोगों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने के साथ ये भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि
कि हटाया गया एक भी नाम ऐसा निकला जो सूची में मृत या फिर प्रवासी या फिर दोहराव बताया गया, और वास्तव में उनका नाम हटने की ये तीनों ही वजह नहीं है, और अब वे नाम हटने के कारण मतदाता अधिकार से वंचित हो सकता है, तो फिर इस गलती के कारण चुनाव आयोग सीधे जिम्मेदार होंगे। इस स्थिति में आयोग बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को बुरी तरीके से हरा देंगे। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ मैदान में टिके हुए हैं। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस बीच जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। जहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोग एक ही समीकरण को मानते हैं, वह विचारधारा आधारित समीकरण है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि जो लोग भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं, जनसुराज का मुस्लिम यादव फॉर्मूला नहीं है। जनसुराज का फॉर्मूला यह है कि जो आधे से ज़्यादा हिंदू हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, जयप्रकाश, बाबा साहेब अम्बेडकर और फिर लोहिया को मानते हैं, जो भाजपा से लड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर के सामाजिक गठजोड़ बनाएं। या अगर ऐसा होता है तो फिर हम भाजपा को बुरी तरीके से हरा देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए हैं। जहां अभी तक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रख रहे लालू प्रसाद यादव ने अब जमीनी स्तर पर पार्टी में जान फूंकने की रणनीति बनाई है। जब उन्होंने बिहार के आरा से इसकी शुरुआत कर दी है। वे आरा में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में शामिल हुए। लालू प्रसाद यादव वैनिटी वैन से सुबह पटना से आरा के लिए रवाना हुए थे। लालू प्रसाद यादव शनिवार को अरुण यादव के घर पहुंचे, जो इस क्षेत्र में पार्टी का अहम चेहरा माने जाते हैं। आरा में लालू प्रसाद यादव राजद के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। या ऐसे में इसे एक साधारण यात्रा नहीं माना, बल्कि चुनावी रणनीति की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी भी लालू प्रसाद यादव की चुनावी यात्रा पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के जमानत पर बाहर हैं। वे ठीक हो गए हैं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वे चुनाव में एक्टिव हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वहीं पर भाजपा प्रवक्ता ने आगे कहा कि गांधी परिवार खुद को सिस्टम से ऊपर मानता है, जबकि लालू परिवार खुद को एक सिस्टम मानता है। बिहार के लोग मेरे गुलाम है। समस्या इसी एकाधिकारवादी मानसिकता में है, जिसे जनता खत्म कर रही है। लालू परिवार का प्रभाव खत्म हो चुका है और गांधी परिवार में अभी भी थोड़ी ऊर्जा बची है, वह भी बिहार चुनाव में खत्म हो जाएगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में हमेशा राह दिखाई है। दोस्तों, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे। इस यात्रा को लेकर के आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि 16 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य लोगों के वोट के अधिकारों की रक्षा करना है। राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सासाराम से शुरू होने वाली 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य मतदाता अधिकारों की रक्षा और फिर वोट चोरी के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना है। इस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे प्रमुख विपक्षी नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा न केवल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता को जागरूक करने का प्रयास है, बल्कि ये लोकतंत्र, संविधान और फिर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूत करने की लड़ाई भी है। वहीं पर आरजेडी नेता शक्ति यादव ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप को दोहराया है। राजद प्रवक्ता ने दावा किया है कि चुनाव आयोग बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस आधार पर वोट काटे गए हैं। वहीं पर उन्होंने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस साजिश का विरोध हो रहा है और उन्हें देश भर के नेताओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोग भी मान चुके हैं कि भाजपा ने वोट चोरी के जरिए सत्ता हासिल की है। जहां ये वोट की चोरी नहीं बल्कि अधिकारों पर डाका है, जिससे भाजपा की छवि देश भर में खराब हो रही है। वहीं पर उन्होंने गिरिराज सिंह के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बारे में कहा कि दोनों नेता जेल जाएंगे। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि जब सत्ता बदलेगी तो फिर वे जेल खुद जाएंगे। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के कुछ नेता जूते पहनकर के तिरंगा फहराते थे। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। दरअसल बात है कि बिहार ने कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर कृषि रोड मैप के अंतर्गत ये कदम उठाया गया है। इस निदेशालय का उद्देश्य किसानों को रियल टाइम में योजनाओं का लाभ पहुँचाना आसान होगा, जहाँ फसलवार और फिर मौसमवार पूर्वानुमान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित करना आसान होगा। वहीं पर डिजिटल कृषि निदेशालय किसानों को कई आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।
दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कल तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान वोट अधिकार यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वोट अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू होगी, इसकी शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। असल में डायलॉग देने से कुछ नहीं होगा। जब पीओके पर कब्जा करने का मौका था तब सीज फायर करा दिए, जब अब डायलॉग दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं। आखिर आप पिछले 11 साल से क्या कर रहे थे? जहां चुनाव होता है पीएम मोदी को घुसपैठिए नजर आ जाते हैं। जब पीएम झारखंड में भी इस मुद्दे को लेकर के गए थे, लेकिन जनता ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। जब बिहार में भी उन्हें कुछ ऐसा ही जवाब मिलेगा। दोस्तों, बिहार एसआईआर पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची तैयार करने के सभी चरणों में राजनीतिक दल शामिल होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची की हार्ड कॉपी और फिर डिजिटल कॉपी सभी राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है और उन्हें चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सभी के देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वहीं पर चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके बाद दावे और फिर आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची भी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ शेयर की जाती है और दो स्तरीय अपील प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राजनीतिक दलों और फिर उनके बूथ स्तर एजेंटों यानी कि बीएलए ने समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की है और फिर अनियमितताओं की सूचना नहीं दी है। वहीं पर चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन दलों को मतदाता सूची पर आपत्ति है उन्होंने सही समय पर सही माध्यम से आपत्तियां दर्ज नहीं कराई है। अगर ऐसा हुआ होता और फिर इन गलतियों को सुधारा गया होता तो फिर संबंधित एसडीएम ईआरओ से सुधार लेते। दोस्तों, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार से केवल 57 लाख लोग ही दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। कुछ लोग चुनावी फायदे के लिए ये गलत जानकारी फैला रहे हैं कि 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर चले गए। जब वहीं पर संतोष सिंह ने बताया है कि इन 57 लाख लोगों में से 5 लाख छात्र हैं जो उच्च शिक्षा के लिए गए हैं। बाकी 52 लाख लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में गए हैं। जहाँ उन्होंने ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। संतोष सिंह ने कहा कि कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं कि बिहार से 3 करोड़ लोग पलायन कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या के बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। सरकार हमेशा राज्य के लोगों के प्रति संवेदनशील रही है। या अगर किसी व्यक्ति की बिहार के बाहर मृत्यु हो जाती है तो फिर राज्य सरकार उसके परिवार को सहायता प्रदान करती है। वहीं पर बाल श्रम पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों का लगातार बचाया जा रहा है उन्हें। वहीं पर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, बिहार में नए उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इस पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। वहीं पर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्ष को नीतीश कुमार की कोई भी योजना नहीं पचेगी। नीतीश कुमार ने जो भी घोषणा की है उसे पूरा किया है। 1 करोड़ रोजगार की बातें की है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। जब पहले हमारा लक्ष्य 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का था, अब हम 50 लाख पहुंच गए हैं। जब 20 लाख के लक्ष्य को पार करके हम 50 लाख तक पहुंच सकते हैं तो 50 लाख के लक्ष्य से हम 1 करोड़ रोजगार पाने में जरूर सफल होंगे और इस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की जीएसटी को लेकर के घोषणा पर कहा है कि जब पीएम मोदी ने भारत की बागडोर संभाली थी उस समय हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी। उनके अथक प्रयास और फिर नेतृत्व में आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है और जल्द ही ये 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। बिहार को बजट में प्रधानमंत्री ने काफ़ी कुछ दिया है और जिससे प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। दोस्तों, पिछले 1 सप्ताह से बिहार में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 20 जिलों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कहीं बिजली गिरने की भी आशंका है। जहां बाकी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा और फिर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। गंगा और कोसी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण फरक्का बैराज के सभी 109 फाटक खोले गए हैं। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर है। जहाँ नेपाल के तराई इलाके में बारिश से गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वहीं पर शुक्रवार सुबह 6 बजे वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से डाउन स्ट्रीम में 1,47,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जब नेपाल के देवघाट से 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का सीधा असर बिहार के निचले इलाकों में पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवाएं बिहार की ओर आ रही है, जिसके चलते उत्तर और फिर पूर्व बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। यह इस सीजन
सीजन में अब तक 23% कम बारिश हुई है। बिहार में अब तक 647 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 492 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। वहीं पर कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चल सकती है। ये सामान्य मानसूनी गतिविधियां हैं और फिर ये 1-2 दिन तक बनी रह सकती है। इसके अलावा विभाग ने ये भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजधानी की बात करें तो यहाँ दोस्तों बिहार के सिवान जिले के प्राथमिक विद्यालय सड़सैया हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शिक्षक ने बच्चों से जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगवाए। जी आपको बता दें कि बिहार के सिवान जिले के भगवानपुर हाट प्रखंड के सागर सुल्तानपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सड़सैया हिंदी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के बाद वहां पर मौजूद शिक्षक ने बच्चों से जिन्ना जिंदाबाद के नारे लगवाए। इसका ये आरोप लगाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक शिक्षक बच्चों से मिस्टर जिन्ना की जय जैसे नारे लगवा रहे हैं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आज़ाद और फिर अंत में भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। वहीं पर वीडियो में एक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पहले जिन्ना की जय क्यों नहीं लग रहा है, वो तो पाकिस्तान के हैं, क्यों लग रहा है, वो तो पाकिस्तान के हैं, देश को डिवाइड किया है। मतलब जिन्ना की जय पहले क्यों लगाई जा रही है, वह तो पाकिस्तान से हैं, उन्होंने देश को बांटा था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हरकत मच गया है, जबकि स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं पर लोगों का कहना है कि ये स्वतंत्रता दिवस की गरिमा और फिर देश की भावनाओं से खिलवाड़ है। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मामला अभी मेरे पास संज्ञान में नहीं है। यदि शिकायत या फिर सूचना प्राप्त होती है तो फिर जाँच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बिहार की राजनीति में चुनावी बयार तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनावी हलचल चरम पर है। हर पार्टी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जब उनकी उम्र 77 साल है, लेकिन उनका जोश ऐसा मानो जैसे 27 साल की हो। शनिवार को सुबह लालू प्रसाद यादव का काफिला पटना से आरा के लिए रवाना हुआ। जहाँ खास बात यह रही कि वे अपने वैनिटी वैन से निकले, मानो ये संदेश दे रहे हो कि लालू यादव अब चुनावी मैदान में लौट आए हैं। जहाँ उनका ये दौरा महज एक यात्रा नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है। जहाँ आरा पहुंच करके लालू प्रसाद यादव पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उसके बाद लंबे समय बाद वे जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की। यह राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लालू यादव का ये कदम कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। वहीं पर संगठन को मजबूत करने और फिर कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के साथ साथ वे चुनावी मंत्र भी दिए हैं। दोस्तों 15 अगस्त के अवसर पर राजद के सांसद सुरेंद्र यादव के एक बयान पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी नेता पर कड़ा प्रहार किया है। बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल ने इसे सुरेंद्र यादव का मानसिक दिवालियापन और राष्ट्र विरोधी करार दिया है। जब स्वतंत्रता दिवस पर अपने क्षेत्र में झंडा फहराने के बाद सुरेंद्र यादव ने कहा था कि भारत को 2 लोग बेच रहे हैं और 2 लोग खरीद भी रहे हैं। अगले 17 सालों में देश की दशा श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बुरी होने वाली है। जब भारत गुलामी की ओर बढ़ जाएगी। इससे पहले अपने भाषण में स्वतंत्रता दिवस की कितनी गिनती भी भूल गए। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का बयान न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश की आज़ादी लोकतंत्र का भी अपमान है। हमारे देश ने 79 सालों में विज्ञान, तकनीकी, सेना, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र के क्षेत्र में तरक्की का सफर तय करके दुनिया को चौंका दिया है। उस भारत को गुलाम बताना राजद नेता के मानसिक दिवालियापन का इशारा करता है। उनका बयान उनके राष्ट्र विरोधी सोच का परिचायक है। बिहार के लोगों ने राजद के कुशासन को देखा है। जब अपराध, भ्रष्टाचार, परिवारवाद ने बिहार को बर्बाद कर दिया था, अब ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों बिहार की जीविका दीदियों का दिल्ली में दम दिखा है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर खास सम्मान दिया गया है। जी हां, बिहार की जीविका दीदियों द्वारा जीविकापोर्जन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने एवं स्वयं के साथ साथ अन्य महिलाओं को निरंतर इसमें जोड़ने की मुहिम दिनों दिन रंग ला रही है। इस मुहिम की सफलता की वजह से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नई दिल्ली, लाल किले और फिर लाल किले में आयोजित झंडोत्तोलन कार्यक्रम में बिहार राज्य की 21 जीविका दीदियों ने भारत सरकार द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण के बाद इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इसमें लखपति दीदियाँ एवं स्वयं सहायता समूह की विभिन्न जीविकापोर्जन गतिविधियों से जुड़ी दीदियों को चयनित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए भोजपुर जिले से कोइलवर प्रखंड के दुर्जल
की भी किरण देवी का चयन किया गया, जो कि बैंक सखी के रूप में कार्य करके ग्रामीणों को सुदूर गांव में ही और लाचार एवं वृद्ध व्यक्तियों को घर पर ही बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। या दूसरी सदस्य संदेश प्रखंड की अख गांव पंचायत की ज्योति कुमारी है, जो कि दीदी के अधिकार केंद्र का संचालन करती है, जहां पर महिलाओं की विभिन्न सामाजिक समस्याओं का निवारण किया जाता है। दोस्तों, चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इसको लेकर के बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां काफ़ी सक्रिय हो गई है। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े ऐलान करते हुए दिख रहे हैं। जब बीते दिनों उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली, विभिन्न प्रकार के पेंशन को बढ़ाने समेत कई योजनाओं की घोषणा की थी। अब एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये घोषणा बिहार के युवाओं के लिए, बिहार में रोजगार के लिए और फिर उद्योग के लिए की है। इस ऐलान की जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगले 5 वर्षों में उनकी सरकार युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देगी। तो पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2020 में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत की गई घोषणा के क्रम में हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार देने के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। उन्होंने आगे लिखा है कि अब हमारी सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। जब वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग लगाने और फिर स्वरोजगार करने वाले लोग के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लगाने और फिर स्वरोजगार करने वालों को कई प्रकार की सुविधाएं देकर के सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। अब बिहार में उद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा है कि निजी क्षेत्रों को बिहार में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले से 17 अगस्त को शुरू होने वाली राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर के बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। जब भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने राहुल गांधी को उधार का गांधी करार दिया है। जहां उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर कांग्रेस नेता एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। क्या वे नहीं चाहते हैं कि मतदाता सूची से फर्जी वोटरों को हटाया जाए और अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। आलोक ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य और फिर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। प्रवक्ता अजय आलोक ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड कहां से आए। चुनाव आयोग उनके एक वोटर कार्ड को पहले ही खारिज कर चुका है। जब ऐसे में उन्हें बताना चाहिए कि दूसरा कार्ड बांग्लादेश से आया है या फिर पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। तो पर अजय आलोक ने कहा है कि राहुल गांधी और फिर तेजस्वी यादव समेत विपक्षी दलों के नेता देश में केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। जब पहले चुनाव आयोग, फिर ED, CBI, आयकर विभाग और फिर अब सुप्रीम कोर्ट तक इन संस्थानों को विपक्ष निशाना बना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अव्यवस्था फैलाने का ठेका ले रखा है, लेकिन SIR के मुद्दे पर दोनों बुरी तरीके से फंस चुके हैं और चुनाव आयोग के नोटिस से बचने के लिए भाग रहे हैं। दोस्तों, बिहार भी अजब गजब है। ये बात हम यूँ नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके पीछे की पुख्ता वजह भी है। जब प्रशासन की जिस लापरवाही के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जान सुन करके आप भी यही कहेंगे कि बिहार अजब गजब है। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के कटिहार का है, जहाँ पर गाँव तक पहुँचने के लिए नदी पर पुल तो बना दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वे नाव से आने जाने को मजबूर हैं। जब वहीं पर कटिहार के बुद्ध चौक बांध को कोरा प्रखंड की पेखा देवकली मुशहरी गांव से जोड़ने वाले पुल की सड़कों पर पानी भर गया है। ये सड़कें काफ़ी ढलान पर है या ऐसे में बारिश के पानी में डूब गई है। जब फिर क्या लोगों ने पुल तक पहुंचने के लिए नाव को अपना सहारा बना लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पुल को एक नदी के ऊपर बनाया गया था। लगभग 50,000 आबादी बहुल इस गांव के साथ साथ पूरे इलाके की कनेक्टिविटी बनाने के लिए साल 2019 में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन दोनों साइड में पुल तक पहुँचने के लिए बनाई गई सड़कें काफ़ी लो लैंड पर है, जिस कारण बाढ़ की समस्या ये पानी से लबालब हो गई है। जब बड़ी आबादी के यातायात का ये मार्ग पूरी तरीके से ठप हो गया। कटिहार में 2019 में लाखों की लागत से बने इस पुल की अप्रोच रूट पर नायाब इंजीनियरिंग पर ही लोग सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, NCERT में सिलेबस बदलाव को लेकर के मचे घमासान में अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और RSS जब सरकार में आते हैं तब इतिहास बदलते हैं। उन्होंने कहा है कि NCERT की किताब में ये सब कुछ बताना चाहिए। इस दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि विभाजन के बारे में झूठ बोला जाता है। आज़ादी के समय 98% मुस्लिम वोट नहीं डालते थे।
जहाँ इतिहास को छिपाया जा रहा है और अपनी विचारधारा को बताया जा रहा है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग अंग्रेज के साथ मिले हुए थे। आरएसएस परिवार इस मुल्क में नफरत को फैलाता है और पीएम आरएसएस की भी तारीफ कर रहे हैं। हिंदुत्व की विचारधारा भारत के संविधान के बिल्कुल भी खिलाफ है। आरएसएस के शपथ में एक ही समुदाय की बात होती है, एक ही धर्म की बात होती है। उन्होंने श्यामा मुखर्जी का जिक्र किया है और कहा कि 1941 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल कैबिनेट में मंत्री थे तब फजलुल हक इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया गया था। और आज प्रधानमंत्री उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम दार्शनिक रूप से भाजपा के खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि आरएसएस के ऑफिस पर तिरंगा कब फहराया गया। एआईएमएम चीफ ने चीन और फिर अमेरिका का जिक्र किया और फिर कहा कि चीन से भारत को ज़्यादा खतरा है, अमेरिका के टैरिफ से भारत को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बिहार चुनाव पर भी बयान दिया और कहा कि बिहार चुनाव पर बोला कि बिहार में हम जाएंगे, हमारी पार्टी का भी प्रचार चल रहा है। दोस्तों, बिहार के असल मुद्दे कहां चले गए हैं? क्योंकि चुनाव से पहले सिर्फ वोट चोरी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर ही घमासान जारी है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होंगे, यानी कि चुनाव में करीब 2 माह बाकी है, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि इस चुनाव में मुद्दों के नाम पर सिर्फ चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन की बात हो रही है। जब बाकी जमीनी मुद्दे, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर कोई भी बात नहीं हो रही है। जब कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष और फिर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और फिर एनडीए में शामिल सत्ता पक्ष के नेता घुसपैठिया वोटर का हवाला देकर के विपक्ष को निशाना बना रहे हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार का अगला चुनाव वोटरों के मुद्दों पर भी लड़ा जाएगा। वहीं पर विपक्षी इंडिया गठबंधन बिहार में एसआईआर को लेकर के सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल उठा रहा है और चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के पीछे दुर्भावना छिपी होने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी सत्ताधारी गठबंधन पर धांधली के आरोप लगाए हुए कुछ क्षेत्रों के आंकड़े पेश किए हैं। उन्होंने एनडीए पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष को घेर रही है। यानी कि एसआईआर को लेकर ही एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हैं। वहीं पर बिहार में इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस और फिर आरजेडी है। इन दोनों दलों के साथ विपक्ष के अन्य दलों को भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से विधानसभा चुनाव में नुकसान होने की आशंका है। कहा जा रहा है कि एसआईआर से मुस्लिम और फिर आदिवासी, दलित मतदाता बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। ये कांग्रेस और फिर आरजेडी दोनों का ही पारंपरिक वोट बैंक है। आरजेडी तो पूरी तरीके से मुस्लिम यादव वोटों का ध्रुवीकरण करके मैदान जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। जब वोटरों का मुस्लिम दलित समुदाय कांग्रेस का भी पारंपरिक वोट बैंक रहा है। यही कारण है कि विपक्ष साल 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और फिर बीजेपी से सवाल पूछ रहा है। वहीं पर सत्ता पक्ष में खासतौर पर बीजेपी फर्जी मतदाताओं से मताधिकार छीनने के लिए एसआईआर को कारगर उपाय बता रही है, जब वह विपक्षी पार्टियों को घेरते हुए उन पर घुसपैठियों का पक्ष लेने का आरोप लगा रही है। बिहार और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियां बड़ी संख्या में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित विपक्ष के तमाम नेता विपक्ष पर घुसपैठियों का समर्थन करके उन्हें अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर कांग्रेस और फिर इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव आयोग पर पिछले कई सालों से धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। वहीं पर राहुल गांधी ने हरियाणा और फिर मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद से ही बीजेपी और फिर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। अब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बनाई गई मसौदा मतदाता सूची में 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग प्रत्येक चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से अपडेट करता है, लेकिन इससे पहले किसी भी राज्य के चुनाव में इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम नहीं हटाए गए। इंडिया गठबंधन के दल बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसद ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाला था।